शब्दों की पहचान और विदेशी शब्दों की पहचान में सबसे पहले हम अंग्रेजी के शब्द, तो अंग्रेजी के शब्दों के अंदर जो कंडीशन है वो है अर्धचंद, अर्धचंद चिन्ह वाले, अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे अंग्रेजी के कहलाते हैं अर्थात विदेशी कहलाते हैं। अर्धचंद चिन्ह हमारा ये है और ये जो शब्द बनाएंगे हमारे कॉलेज, ऑफिस, हाफ, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पॉलीथीन, कॉफी आदि। अब इन सब पर ये जो अर्धचंद लगा हुआ है, इस अर्धचंद की वजह से हम इनको बता सकते हैं कि प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे हमारे विदेशी शब्द हैं और विदेशी शब्दों में हम अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी आदि। तो यहाँ जब हम विदेशी शब्द कहते हैं ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, ना कि बराबर की बताइए ये शब्द अंग्रेजी का है, उर्दू का है, अरबी का है, पुर्तगाली का है, फारसी का है। ज्यादातर ऑप्शन यही होते हैं तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। और उस विदेशी में वो अंग्रेजी का भी हो सकता है, अरबी, फारसी, उर्दू का भी हो सकता है, पुर्तगाली का, जापानी का भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी के शब्दों की पहचान की जो पहली कंडीशन है वो है अर्धचंद चिन्ह वाले। तो अर्धचंद बिंदु का प्रयोग हम तद्भव हिंदी में करते हैं, लेकिन अर्धचंद, केवल अर्धचंद का प्रयोग, इसको हम अर्धचंद कह रहे हैं, केवल अर्धचंद का प्रयोग हम अंग्रेजी के शब्दों में करते हैं। तो यहाँ ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये अंग्रेजी के शब्द है। क्यों? क्योंकि इन पे अर्धचंद चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगर ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है और साथ के साथ आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई भी दे रहा है। तो आकाश का क्वेश्चन है सर जी, शब्द के वेद किताब में 2 दे रखे हैं, तो आप 2 करके आना, फिर अगले साल फिर जो है भर्ती आएगी उसमें फॉर्म भर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ चीजें बताई जाती है वो थोड़ा किताबों से ऊपर की चीज होती है, क्योंकि किताबों के तो पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए विक्रेता, लेखक, प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम ऐसा लिख के नहीं चलते हैं। लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं तो उस पर फोकस करो, और जब किताब से आपको विद्वान बनना है तो फिर आपको यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद न तो आपको किताबों की आवश्यकता पड़ेगी और न कहीं कोई मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी तरह का आपको तो अलग से लॉजिक को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो 2-2, 3-3 जगह इधर उधर चीजों को लेकर चलेगा वो हमेशा इसी तरह कंफ्यूज रहेगा कि किताबों वाली बात सही है कि यहाँ पे जो बात बताई गई है वो सही है। तो अंग्रेजी के शब्द की पहली कंडीशन क्या हो गई? अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द। दूसरा, जिन शब्दों की वर्तनी व जिन शब्दों की वर्तनी अलग अलग लिपि में लिखने के बाद उच्चारण समान हो, वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा स्कूल, तो इस स्कूल को हम दूसरी लिपि में कैसे लिख रहे हैं? हमने यहाँ एक समय लिखा यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है यार दोस्तों, यहाँ जो हम कंडीशन बता रहे हैं, ये जो लिपि है जिसमें लिखा हुआ है ये देवनागरिक है, देवनागरिक लिपि, और ये जो लिपि है इसको रोमन लिपि बोलते हैं। और रोमन लिपि के 2 रूप है, एक ग्रीक है, एक लैटिन है। तो अलग अलग लिपि में शब्द लिखा गया, यानी कि जिन शब्दों की वर्तनी 2 हो गई, एक स्कूल और एक इधर वाला स्कूल। किसी भी शुद्ध शब्द को हम वर्तनी कहते हैं। तो जिन शब्दों की वर्तनी अलग अलग लिपि में लिखने के बाद उच्चारण समान हो, इसको भी स्कूल बोल रहे हैं, इसको भी स्कूल बोल रहे हैं, और वर्तनी दोनों की अलग अलग है, तो समझ लो वो अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही यहाँ जो हमने शब्द लिए, कॉलेज को आप कॉलेज ही लिखोगे इंग्लिश में, यहाँ ऑफिस को ऑफिस लिखोगे, OFFICE। ऐसे हाफ को हाफ, हॉकी को हॉकी, फुटबॉल को फुटबॉल, वॉलीबॉल को वॉलीबॉल, और पॉलीथीन को पॉलीथीन, और कॉपी को कॉपी लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो हमने देवनागरिक लिपि में लिखा, लेकिन अगर इनको हम रोमन लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो प्यारे दोस्तों जब हम अंग्रेजी में इनको लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम ऑफिस ही पढ़ रहे हैं, इसको भी हम ऑफिस ही पढ़ रहे हैं। तो ये लिपि अलग अलग थी, उच्चारण समान। तो लिपि अलग अलग होते, उच्चारण अगर समान हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी की सबसे बड़ी पहचान यही है।
अंग्रेजी के जितने शब्द होंगे उनको देवनागरी की लिपि में लिखने के बावजूद भी हम उसी तरह उच्चारण करेंगे जैसे रोमन लिपि में होता है। तीसरी कंडीशन, आदेश से आरंभ होने वाले, आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द, आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं? जैसे अभी हमने स्कूल लिखा, स्टार, स्टेशन, स्कूटी, स्कूटर, स्कूटनी कहते हैं चटनी को, स्कूटनी, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इनको हम अंग्रेजी में भी ऐसे लिख रहे हैं। और अब हमने यहाँ स्थान शब्द लिख दिया, ये भी आदेश ऐसे शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्थान को तो यहाँ प्लेस बोलते हैं। जब स्थान को प्लेस बोलते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाएगा, आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम होंगे। लेकिन अगर इसको भी स्थान को यहाँ स्थान ही उच्चारण करते हैं अंग्रेजी में लिखने के बाद, तो ये अंग्रेजी का शब्द होता। लेकिन ये आदेश ऐसे शुरू हो रहा था, इसी वजह से सारे शब्द नहीं कहे, अधिकांश शब्द। अधिकांश का मतलब क्या? ज्यादातर। अब ये कंडीशन सारे 100% शब्दों पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्थान में आधा से आया, लेकिन हम इसको स्थान को क्या बोलते हैं? जगह को अंग्रेजी में प्लेस बोलते हैं। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ स्कूल को हम स्कूल लिखेंगे। तो अंग्रेजी के शब्दों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रोमन लिपि में, ग्रीक लिपि में लिखने के बावजूद और देवनागरी लिपि में लिखने के बावजूद उच्चारण एक जैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे यहाँ स्टोरी लिखना है तो वो स्टोरी भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा। स्कूल भी स्टार, स्टेशन है, स्कूटी है, स्कूटर है और स्कूटनी, इनमें सब में आधा से है। तो आधे से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं अंग्रेजी के? स्टार को स्टार लिखा जाएगा, स्टेशन को स्टेशन, स्कूटी को स्कूटी, स्कूटर को स्कूटर, स्कूटी को स्कूटी, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है और अंग्रेजों ने ही इन तमाम चीजों को बनाया है। तो जिसका जो प्रोडक्ट होता है, जिसकी जो वस्तु होती है, वो अपनी भाषा में ही उसका नाम करता है। इसी वजह से ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे अंग्रेजी के शब्द हो गए। इसके बाद चौथी कंडीशन, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के कहलाएंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे सब है, हेड, चीप, हाफ, जर्नल, इनसे क्या बन जाएगा? सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट, हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल शब्द अंग्रेजी का है। चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ सेक्रेटरी, हाफ टाइम, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर। तो ये स्टोर क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, जर्नल अंग्रेजी का है। चीफ को अंग्रेजी में चीफ, हाफ को हाफ, हेड को हेड, सबको SUP सब लिखा जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, इसको सही कर लो, ये लो स्कूटी, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या है शब्द? ये अंग्रेजी के उपसर्ग है, सब, हेड, चीफ, हाफ, जर्नल। तो अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के शब्द बनाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्द बनाएंगे, हिंदी के उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्द बनाएंगे और उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्द बनाएंगे। तो उपसर्ग जिस भाषा का होगा, शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी के उपसर्गों से अंग्रेजी के शब्द बनेंगे। पांचवा, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द क्या होगा? हमारे अंग्रेजी के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ प्ले शब्द ले लिया, तो इस प्ले से प्लेयर बना दिया, तो ये प्लेयर अंग्रेजी का शब्द रहेगा। ऐसे ही हमने यहाँ क्रीड ले लिया और इस क्रीड से जो शब्द बनेगा वो शब्द बन गया यहाँ क्रीडति। ऐसे ही हमने यहाँ शब्द लिया खेल और खेल से शब्द बना दिया हमने खिलाड़ी। तो ये वर्ब हिंदी की थी, इससे हिंदी का शब्द बन गया। ये वर्ब संस्कृत की थी, इससे संस्कृत का शब्द बन गया। ये वर्ब इंग्लिश की थी, इससे इंग्लिश का शब्द बन गया। तो वर्ब जिसकी होगी, क्रिया जिस भाषा की होगी, शब्द भी उसी भाषा का होगा। अब मान के चलो यहाँ हमने यहाँ पे गो ले लिया, ये इसके बाद यहाँ हमने गम ले लिया और यहाँ हमने जा ले लिया। तो इसे जहाँ से कोई भी शब्द बनाएंगे, जाता, जाती, जाते, जाकर, वो हिंदी का बनेगा। इससे गश्ती, गच्छत, गच्छन्ति बनाएंगे तो वो संस्कृत का बनेगा, क्योंकि संस्कृत की वर्ब है। और इससे गो से गोइंग बनाएंगे तो ये किसका बनेगा? अंग्रेजी का। ऐसे ही यहाँ पर पट से बनाएंगे तो वो यहाँ पे पट से बनाएंगे तो हिंदी का बनेगा। ऐसे रीड से बनाएंगे रीडर, तो वो जो रीडर जो शब्द कहलाएगा या राइडर जो शब्द कहलाएगा वो अंग्रेजी का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत की क्रिया से बने शब्द संस्कृत के, हिंदी की क्रिया से बने शब्द हिंदी के और इंग्लिश की क्रिया से बने शब्द इंग्लिश के कहलाते हैं। वर्ब जिसकी भाषा की होगी, शब्द भी उसी भाषा का होगा। उपसर्ग जिस भाषा के होंगे, शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो शब्द इसके बाद जो कंडीशन है हमारी
वो 6 कंडीशन है। जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में लिखे गए, जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में लिखे गए, ये क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के कहलाते हैं। 7 कंडीशन। जो शब्द तत्सम, तद्भव, देशी, जो शब्द तत्सम तद्भव देशी ना हो वे विदेशी कहलाते हैं। आपको शब्द दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है। तो तत्सम शब्द की कोई भी कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रही है, तद्भव की भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, देशी की भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो जो बच गया राइट आंसर वो विदेशी हुआ। और अंग्रेजी के शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इन 7 कंडीशन से हम अंग्रेजी के शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद पढ़िए उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों की पहचान। तो उर्दू के शब्दों को कैसे पहचानोगे जी? नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द, नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उर्दू के शब्द कहलाते हैं। जैसे कै, खे, गे, जय और फै। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम ये नुक्ते का प्रयोग करते हैं, कै के साथ, खे के साथ, गे के साथ, जय के साथ और फै के साथ, तो ये क्या कहलाए? हमारे नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द कहलाए। अगर इनका प्रयोग किसी भी शब्द में हुआ तो वे सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं अर्थात विदेशी शब्द हैं। जैसे यहाँ कमीना शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ ख्याल शब्द प्रयोग किया, यहाँ गजनी शब्द प्रयोग किया, यहाँ नजर शब्द प्रयोग किया और यहाँ सफर शब्द प्रयोग किया। एनीथिंग, इसके अलावा भी हम और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ कमबख्त शब्द ले लिया, उर्दू का शब्द है। खुशहाल या खुशखबरी उर्दू का शब्द है। गफ्फार उर्दू का शब्द है। गजल उर्दू का शब्द है। वजीर या वजीराबाद उर्दू का शब्द है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर उर्दू का शब्द है। सफल उर्दू का शब्द है। नजीब या उर्दू का शब्द है। यहाँ पर जो ये नुक्ता लगा हुआ है, उर्दू में इसको नुक्ता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु तल। हम इनसे पहचानेंगे। इनका प्रयोग केवल इन 5 वर्णों में होता है, कै में, खे में, गे में, जय में और फै में। जब भी हम हिंदी के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के अंदर कै, खे, गे, जय, फै, इन 5 ध्वनि में से, 5 वर्णों में से कोई भी एक आ जाए तो उसका प्रयोग हम नुक्ते के साथ करेंगे, बिंदु तल के साथ करेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक विद्वान भी थे अपने आप में। वो हिंदी के अंदर अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग का प्रचलन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते थे और उन्होंने उर्दू को सम्मान देने के लिए, अरबी फारसी को सम्मान देने के लिए हिंदी में ये व्यवस्था की कि जब भी हम हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है, उस देवनागरी की लिपि में हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनमें कै, खे, गे, जय, फै आएगा तो हम इनके नीचे उनको बिंदु तल लगा के अर्थात नुक्ता लगा के हम प्रयोग करेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह इसके विरोधी थे। वो बोलते थे कि नहीं, हम हिंदी के अंदर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। तो वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी को पर बल देते हैं, जिसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। और जो प्राचीन हिंदी का रूप है वो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का रूप है, वो उर्दू के शब्दों का प्रचलन की अधिकता वाला हिंदी का रूप है। तो 1000 ईस्वी के आसपास जो हिंदी को सबसे ज्यादा जो सहारा दिया वो विदेशी शब्दों ने दिया और उन विदेशी शब्दों में सबसे ज्यादा जो हमने शब्द प्रयोग किए अरबी के, उर्दू के, फारसी शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन 1500 के बाद हमने ज्यादातर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंदर किया। इसलिए आधुनिक हिंदी का जो रूप हम अभी प्रयोग में ला रहे हैं वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहलाती है और धीरे धीरे इनका उर्दू का, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग कम हो गया। तो आप इनसे ये भी पहचान सकते हैं कि ये विदेशी शब्द हैं, ये उर्दू के शब्द हैं। और दूसरा, ये आगत ध्वनि अर्थात गृहीत ध्वनि वाले शब्द हैं, क्योंकि इन 5 ध्वनि को ही आगत या गृहीत ध्वनि भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि मतलब वर्ण, आगत ध्वनि इन्हीं को गृहीत ध्वनि जो दूसरी जगह से ग्रहण किए गए, जो दूसरी जगह से आई है वो आगत कहलाई। तो आगत या गृहीत ध्वनि कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। कै, खे, गे, जय और फै।
अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है वो कै हो, खे हो, गै हो, जय हो या फै हो, अगर उर्दू के शब्दों का आप प्रयोग हिंदी में करोगे तो उसमें हमेशा आपको जय के नीचे या कै खे गै फै के नीचे बिंदु थल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये थी उर्दू के शब्दों की पहली कंडीशन। दूसरा, इस्लाम धर्म संस्कृति के परिचायक शब्द। इस्लाम धर्म संस्कृति के परिचायक शब्द, परिचायक का मतलब जो परिचय कराते हैं। जिन शब्दों से आपको इस्लाम धर्म का संस्कृति का ज्ञान है, जैसे रोजा, नमाज, जकात, हज, मस्जिद, मक्का, मदीना। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जय आया है, नुक्ता लगेगा, यहाँ भी जय, नुक्ता लगेगा, यहाँ कै, नुक्ता लगेगा, यहाँ पे जय, नुक्ता लगेगा, यहाँ पे जय, नुक्ता लगेगा, यहाँ पे जय, नुक्ता लगेगा, यहाँ पे कै, नुक्ता लगेगा। तो कहने का मतलब जब भी आप उर्दू के शब्दों का प्रयोग करोगे तो वहां पर जब भी कै, खे, गै, घै, जय कोई भी शब्द में आ जाए, कै आए, खे आए, गै आए, जय आए, फै आए। अब आप में से एक बच्चा परेशान हो रहा थोड़ी देर पहले, जब कह दिया जब जय आएगा तो स्वाभाविक बात है जय का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो बिंदु तल के साथ प्रयोग करेंगे। अब इससे कुछ भी शब्द लिखोगे, आप जिला लिखोगे तो यहाँ जय के नीचे भी आप प्रयोग करोगे नुक्ते का बिंदु तल का, तब ये वर्तनी सही मानी जाएगी, अदरवाइज गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जितने भी हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक कंडीशन तो ये है कि नुक्ता बिंदु तल का प्रयोग होता है। तो भी देखो बिंदु बिंदु की बात है, ये ऊपर आ रहा है तो संस्कृत का बना रहा है, अर्धचंद्र बिंदु के साथ आ रहा है तो हिंदी का बना रहे हैं, और यही बिंदी क्या क्या गया के नीचे आ जाए लेफ्ट साइड में तो उर्दू का बना रहा है। ऊपर बिंदी अनुस्वार के रूप में होगी तो संस्कृत का शब्द होगा, और अर्धचंद्र बिंदु के साथ बिंदी आएगी तो वो हिंदी का तद्भव होगा, और जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बिंदी आएगी तो उर्दू का होगा। तो यहाँ पे ये रोजा, नमाज, जकात, हज, मस्जिद, मक्का, मदीना, ये सारे के सारे हमारे इस्लाम धर्म और संस्कृति के परिचय कर रहे हैं। और साथ के साथ इसमें जय के साथ, कै के साथ में यहाँ पे नुक्ता बिंदु तल भी आया, उसे नुक्ता बिंदु तल से पहचान लेंगे। जैसे इसमें नुक्ता बिंदु तल नहीं आया है तो मदीना अपने आप में क्या है, इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थान। तो जिन शब्दों से हमें इस्लाम धर्म की संस्कृति की जानकारी मिल रही है, कल्चर की जानकारी मिल रही है, वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे उर्दू के कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मुस्लिम शासनकाल, मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के परिचायक शब्द। मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के परिचायक शब्द क्या कहलाते हैं। अब मुस्लिम शासनकाल में आपको ये ध्यान रखना है, चौकीदारी प्रथा थी, इसलिए चौकीदार, थानेदार, सूबेदार, तहसीलदार, ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हुए। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, जरीफ का प्रयोग जमीन को मापने के लिए करते थे। जजिया जो कर लगाया गया था, जजिया जो कर लगाया गया तो मुस्लिम शासनकाल की देन है। डाक व्यवस्था जो बनाई गई वो मुस्लिम शासनकाल की देन है। पहरेदारी की जो व्यवस्था है, जहांगीरदारी की जो व्यवस्था है वो मुस्लिम शासनकाल की देन है। बाट से तोलने का काम किया जाता है मुस्लिम शासनकाल में, उससे पहले वस्तु ऐसे ही दी जाती थी बिना मापे तोले बर्तन भर के। तो इन सब शब्दों से हमें किसका पता चल रहा है, चौकीदारी, थानेदारी, सूबेदार, तहसीलदारी, तहसील है, जिले हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम शासनकाल अर्थात राज्य व्यवस्था के परिचायक हैं, अर्थात इनसे हमें मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था का परिचय मिलता है। तो यहाँ ये चौकीदार, थानेदार, सूबेदार, तहसीलदार, जरीप जमीन को मापने के लिए एक जंजीर होती है, उसको कहते हैं जजिया कर लगाया गया। डाक व्यवस्था को दिया मुस्लिमों ने, विकसित किया अंग्रेजों ने। पहरेदारी है, जहांगीरदारी है, बाट है, मनस्व है, इन सब का प्रयोग मुस्लिम शासनकाल में हुआ। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगा कि ये कुर्ता बताइए, ये कुर्ता क्या है, पजामा बताइए, पजामा क्या है। कोई टोपी पूछने लगा, टोपी बताइए, टोपी क्या है। कोई पूछने लगा बुरखा बताइए, बुरखा क्या है। कोई पूछने लगा सेफाई बताइए, सेफाई क्या है। कोई पूछने लगा सेवैया बताइए, सेवैया किसका शब्द है। कोई पूछने लगा अखरोट बताइए, अखरोट किसका शब्द है। बादाम बताइए, बादाम किसका शब्द है। गिलास बताइए, गिलास किसका शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे शब्द मुस्लिम शासनकाल, राज्य व्यवस्था, इस्लाम धर्म व संस्कृति के परिचायक हैं।
कुर्ता सबसे पहले इन्होंने सिला, इन्होंने पहना, पजामा भी इन्होंने सिला, इन्होंने पहना, टोपी भी इन्होंने सिली, इन्होंने पहने, पुरखा भी इन्होंने सिला, इन्होंने पहना। सेवई महोत्सव मुसलमान मनाते हैं। सेवैयां सबसे पहले मुसलमानों के द्वारा बनाई गई और दूध में पकाकर खाई गई। अखरोट की खेती मुसलमान करते हैं। बादाम मुसलमान, गिलास का प्रयोग सबसे पहले मुसलमानों ने किया। तो ये सारे शब्द वे थे। आपको ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के अंदर बादाम है, अखरोट है, इनकी खेती होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर से ही हमारे यहाँ पे अखरोट और बादाम आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जिसके द्वारा जो फसल पैदा की जाएगी उस फसल को जो नाम देंगे वो वही व्यक्ति देंगे जिसके द्वारा वो फसल का उत्पादन किया जा रहा है। इसीलिए ये अखरोट है, ये बादाम है, ये मुसलमानों के द्वारा इनकी खेती की गई। इसी वजह से उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को, उस फसल को जो नाम दिया मुसलमानों ने दिया और उस भाषा में दिया जो उनकी अपनी भाषा थी। और वो भाषा क्या थी? हमारी उर्दू। इसीलिए सारे के सारे ये कुर्ता पजामा, टोपी, बुर्खा, ये कल्चर है, संस्कृति का हिस्सा है मुसलमानों की। जो तीज है, त्योहार है, अब ईद है, ईदगाह है, ईदगाह बस अड्डे को कहते हैं, ईद उल नबी है। तो जो तीज त्योहार है, जो उड़ना, पैरना, खाना पीना जो है, वही तो कल्चर कहलाता है। और जिन शब्दों से हमें इस्लाम धर्म व संस्कृति का ज्ञान हो रहा है वो सारे के सारे उर्दू के कहलाते हैं। और जिन शब्दों से हमें मुस्लिम शासन का, राज्य व्यवस्था की याद आ जाती है, वो सारे के सारे शब्द हमारे उर्दू के कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद फोर्थ कंडीशन, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी कहलाएंगे, उर्दू के कहलाएंगे। अब उर्दू के उपसर्ग क्या है? जैसे ला का हम प्रयोग करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, बद का प्रयोग करते हैं, कम का प्रयोग करते हैं, बे का प्रयोग करते हैं, हम का और सर का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाए? ये सारे के सारे उपसर्ग हमारे उर्दू के कहलाए। अब ला से जो बनेगा शब्द वो ला इलाज बनेगा। जय के नीचे नुक्ता आ गया। ला जवाब बनेगा, जय के नीचे नुक्ता आ गया। अल कायदा बनेगा, जय के नीचे नुक्ता आ गया। अल बेला, बिल्कुल, यहाँ कै के साथ नुक्ता। बिलावल, बदकिस्मत, बददस्तूर, कमजोर, कमबख्त, कमसीन, कमसीन मतलब कम सुंदर, बेवफा, बेहया, बेकार, हम सफर, हमराही, हमराज, सरकार, सरदार और सरकारी। तो इनमें जहां भी कै खे आ जाए, उर्दू का कोई भी शब्द हो, अब उसमें कै खे गे जै फे आ जाए तो हमेशा वो बिंदु तल का प्रयोग ही उसमें किया जाएगा। इसको नुक्ता भी कहते हैं। अब जैसे इसमें आया, यहाँ पे बिंदु तल है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ बिल्कुल में आएगा, यहाँ पर किस्मत, किस्मत में आएगा, कमजोर है, कमबख्त है, कमसीन है, बेकार है, बेवफा है, फे के नीचे आएगा, हम सफर में फे के नीचे, हमराज में जय के नीचे, सरकार में कै के नीचे, सरकारी में कै के नीचे। अब ये तो ये कह सकते हैं कि इनमें बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, बिंदु तल है, नुक्ता है, इसलिए ये उर्दू के शब्द है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उर्दू के उपसर्गों से मिलकर बने हैं, तो उपसर्ग जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसलिए सारे के सारे शब्द ये विदेशी हैं, उर्दू के शब्द हैं। ये थी 4 कंडीशन। 5वीं कंडीशन, जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली फारसी लिपि, यानी वाली फारसी लिपि में लिखे गए वे भी क्या कहलाते हैं? उर्दू के शब्द कहलाते हैं। जो शब्द तत्सम, तद्भव, देसी व अंग्रेजी के ना हो वे क्या कहलाते हैं? उर्दू के कहलाते हैं। आपने तत्सम शब्द की तमाम कंडीशन पढ़ी, अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो तत्सम नहीं है। तद्भव पढ़े तो तद्भव की कोई कंडीशन अप्लाई हो गई तो तद्भव कहलाएगा, तत्सम की हो गई तो तत्सम कहलाएगा, और नहीं हो रही है तो इसमें तत्सम तद्भव नहीं है। देसी की कंडीशन पढ़ चुके हो, अंग्रेजी की पढ़ चुके हो, चारों की कंडीशन अप्लाई की, चारों की कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो इसके बाद जो ऑप्शन बचा वो राइट आंसर है।
और ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन बच गया आपका उर्दू। तो इसलिए जब तत्सम तद्भव देसी अंग्रेजी के बारे में जान चुके हैं और वो नहीं है तो बाकी जो भी ऑप्शन में देगा उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। और ऑप्शन में ज्यादातर वो ये देता है तत्सम तद्भव देसी और विदेशी, यहाँ वो अंग्रेजी उर्दू ना दे के विदेशी देगा। तो जब तत्सम तद्भव देसी की हमें पता है, तो जब इन तीनों की कंडीशन नहीं पता, नहीं अप्लाई हो रही है, तो जो बच गया तो वो विदेशी कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जो कंडीशन हमने बनाई वो क्या क्या थी? एक तो नुक्ता बिंदु तल वाले शब्द उर्दू के होते हैं, दूसरा इस्लाम धर्म संस्कृति के परिचायक शब्द होते हैं, मुस्लिम शासनकाल राज्य व्यवस्था की याद दिलाने वाले शब्द होते हैं, इसके बाद उर्दू के उपसर्गों से बने शब्द होते हैं, और इसके बाद जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाएं और लिखी जाने वाली लिपि अर्थात दाएं से बाएं और कौन सी लिपि में लिखे जाएंगे? इस वाले में, इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये कौन सी लिपि है? ये फारसी लिपि है। तो जो फारसी लिपि है तो उसमें क्या है, हम पहले जैसे हम यहाँ पे देवनागरी की लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब देवनागरी लिपि में लिखे हैं, तो मेरे क्या है, राइट हैंड में पेन है लेकिन मैं लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ। तो देवनागरी की लिपि की खासियत यही होती है कि वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, अर्थात वो लेफ्ट टू राइट चलती है। लेकिन फारसी लिपि की खासियत होती है कि वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, तो यानी कि वो इधर से शुरू होगी। तो जो उस लिपि में सबसे पहले लिखे गए, उस लिपि में इस दुनिया के सामने सबसे पहले वो आए, तो समझ लो वो विदेशी शब्द हैं, वे उर्दू के शब्द हैं। तो ये थे आपके विदेशी शब्द। अब इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे तीसरे जो पूछे जाते हैं विदेशी शब्दों में, वो पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं। और पुर्तगाली शब्दों में आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, बाकी आप जो आपको नोट्स मिले हैं, पीडीएफ मिले हैं, वहां से आपको तैयार करना है इनको। जैसे ये शब्द आ गया तौलिया, बाल्टी, बारूद, बंदूक, काजू, आलू, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पुर्तगाली शब्द। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पुर्तगाली शब्द है? हमारे देश के अंदर अलग अलग समय पर बहुत सारे व्यक्ति व्यापार करने के लिए आए, कुछ शासन करने के लिए आए, कुछ लूटने के लिए आए, और वो सारे विदेशी थे। आज जब वे अपने लोगों के साथ आए तो यहाँ पर ऑलरेडी उनके यहाँ जो वस्तु प्रयोग हो रही थी उनमें से कुछ वो वस्तु साथ में लेके चले, कुछ वस्तु उन्होंने फिर यहाँ पे बनाई। ऐसे ही जब पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से जब पुर्तगाली यहाँ पे आए तो तौलिया और बाल्टी दोनों लेके आए, वो बारूद लेके आए, वो बंदूक लेके आए। तो ये जो तौलिया है, गीले बदन को सुखाने के लिए कपड़े का एक टुकड़े का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। हमारे यहाँ कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी गीले बदन को सुखाने के लिए अलग तरह के कपड़े की। हमारे यहाँ गोचा होता था, हमारे यहाँ लंगोट होता था, हमारे यहाँ तैमंद होता था, चादर होती थी। तो वो हमारे अपने शब्द है, वो हमारे द्वारा बनाए गए। लेकिन ये तो तौलिया बनाने का जो काम किया ये पुर्तगालियों ने किया, इसलिए जिसके द्वारा जो वस्तु सबसे पहले बनाई जाएगी उसको उसी भाषा में नाम दिया जाएगा जो बनाने वाले की भाषा है। हमारे यहाँ डोलची थे, घड़े थे, कचाल थे, लेकिन हमारे यहाँ बाल्टी नहीं थी। बाल्टी पुर्तगाली लेके आए, पुर्तगालियों के पास पानी भरने के लिए एक विशेष बर्तन देखा जिसको वो बाल्टी कहते थे। हमारे लोगों के संपर्क में आए तो फिर हमारे लोग भी उनको बाल्टी बाल्टी करने लगे उसको। और फिर भारत तो नकल के मामले में नंबर एक बार कोई चीज दिखा दो बना के, उसके बाद में फिर वो मेड इन इंडिया के माध्यम से निकलने शुरू हो जाती है। फिर भारत में बाल्टी बनने लगी। बारूद है, बंदूक, हमारे यहाँ तो ताले नहीं लगे होते थे, हम गोला बारूद का तो क्या करेंगे। यानी कि जानवरों से भी प्रेम था, खुले में हम सोते थे, एक दो को जानवर खा भी जाता था, कोई ज्यादा असर नहीं होता था, कोई ज्यादा मातम नहीं मनाया जाता था, खुले में सोते थे। पशु भी ज्यादा हिंसक उस समय नहीं होते थे। तो ताले अगर मैं बात करूं, जब मैं छोटा था प्राइमरी लेवल में, तो मुझे खूब पता है कि मेरे गांव में कभी भी ताले बंद करके लोग बाहर नहीं जाते थे। लेकिन अब तो एक नहीं बल्कि दो दो ताले लगा के जाते हैं, तीन तीन लगाते हैं, ऊपर से पड़ोसियों को बोल के भी जाते हैं कि हम जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, थोड़ा ध्यान रखना। और ताले को लगाने के बाद हिला के दिखते हैं कि वो लगा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो खुला रह गया हो। तो इनकी पिछले 20 साल में, 25-30 साल में जो परिवर्तन देखने में आए हैं वो अलग तरह के हैं। लेकिन अगर हम 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात उठा के देखें तो हमें बारूद की, बंदूक की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विश्वास था एक दूसरे पे, चोरी थी नहीं, ज्यादा लोगों की इच्छाएं नहीं थी, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो ये जो बारूद थे, बंदूक है, ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाई गई, वही लेके आए। काजू और आलू की खेती आज के टाइम में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन पुर्तगाल में होता है, काजू का उत्पादन पुर्तगाल में होता है, इसलिए उनके द्वारा जो वस्तु को नाम दिया गया वो उसी के नाम से पूरे देश ने जानी, अर्थात पूरे संसार ने जानी। तो यहाँ आलू भारत में भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उस वस्तु को जो नाम दिया, जिसको आप समोसे में प्रयोग करते हो, जिसकी आप सब्जी बना के खाते हैं, फर्स्ट टाइम उस सब्जी को आलू नाम पुर्तगालियों ने दिया। काजू का नाम सबसे पहले पुर्तगालियों ने रखा, और फिर उसी के दौरान फिर पूरे संसार में जब उसका आयात निर्यात हुआ तो उस समय फिर उसी के नाम से वो वस्तु जानी गई। तो इस तरीके से ये पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद चाइनीज, चीनी जो शब्द है, चीनी शब्द, इनके अलावा भी है, ये नहीं है कि सिर्फ यही, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आखिरकार ये नाम पड़े कैसे। चीनी शब्द, जैसे लीची शब्द आ गया, चाय शब्द आ गया, चीनी शब्द आ गया, चमचम शब्द आ गया, चम्मच शब्द आ गया। तो इनमें सब में चाय है, इसमें भी यहाँ चाय है, इसमें भी चाय, इसमें भी चाय, इसमें भी चाय, इसमें भी चाय, इसलिए इनको चाउ माउ ताऊ बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि चीनी लैंग्वेज में चय शब्द की अधिकता का प्रयोग होता है, चय वर्ण का विशेष प्रयोग चीनी लैंग्वेज में होता है, इनको चाउ माउ ताऊ बोल जाता है। ठीक है, जो मान के चलो शहर में, दिल्ली जैसे शहर में दिखाई देते हैं चीनी भाई बहन, तो उनको बोलते हैं देखो ये चाउ माउ आ गए। तो उसका कारण क्या है? उनकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते, बस चाय 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 सुनता है। तो इसलिए लीची, चाय, चीनी, चम्मच, चमचम, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या है? चीनी शब्द हैं, चाइनीज भाषा के शब्द है, चय वर्ण की अधिकता वाले शब्द है। इनके नाम अगर 100 व्यक्तियों के नाम आप सुनोगे तो 100 में से लगभग 90 व्यक्तियों में चय वर्ण का प्रयोग होगा। तो ये इनकी खासियत है, ये इनकी विशेषता है। ऐसे ही जापानी शब्द है, जापानी शब्द, जापानी,
जैसे आप रिक्शा का प्रयोग करते हो, जापानी शब्द है, जापानियों के द्वारा बनाई गई। मेट्रो का प्रयोग करते हो, जापानी शब्द है, जापानियों के द्वारा बनाई गई। ठीक है, मारुति सुजुकी शब्द है, सुजुकी जापानी शब्द है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सुजुकी मतलब ताकतवर और मारुति मतलब हवा में चलने वाली। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिक्शा है, मेट्रो है, ठीक है, ये जापानी शब्द हैं, तो जिनके द्वारा जो वस्तु बनाई गई, जो प्रोडक्ट बनाया गया, उसी भाषा में उनको नाम दिए गए। तो ये क्या थे हमारे, ये थे उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद? 4 भेद। पांचवा भेद क्या है? पांचवा भेद है हमारा संकर शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं, उन शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या कहलाए? संकर कहलाए। जैसे यहाँ एक शब्द आ गया रेलगाड़ी, रेलयान, रेल यात्री, रेल सवारी, रेल डिब्बा, रेल नीर। ये सब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इनको संकर शब्द कहते हैं। जांच करता, डाकघर, टिकट घर, अजायब घर, पोस्ट ऑफिस, रसोई घर, चिड़ियाघर, हिमालय, विद्यालय, शयनयान। चलो जी, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तत्सम है तो संस्कृत का होगा, तद्भव है तो वो हिंदी का होगा। आपको इनमें बताना है कौन सा शब्द इनमें देशी है, कौन सा शब्द विदेशी है। आपको तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी की पहचान के आधार पर ये सारे के सारे शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के हैं, आपको वो पहचानना है इनमें 2 भाषा कौन कौन सी है। बताइए जल्दी। तो संकर का मतलब होता है जो मिश्रित जाति का हो, अर्थात 2 अलग अलग जाति का हो, उसको हम संकर कहते हैं। जो अलग अलग जाति का है वो क्या कहलाया? संकर शब्द कहलाया। रेल अंग्रेजों ने बनाई, अंग्रेजी भारत में रेल को लेके आए और अंग्रेजों ने ही अपनी वस्तु का नाम रखा रेल। तो ये अंग्रेजी गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का है, गाड़ी हिंदी ने अर्थात भारतीयों ने बनाई, क्योंकि गाड़ी में उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग है, उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द हिंदी के होते हैं। रेल शब्द अंग्रेजी का है, यान शब्द संस्कृत का है, जैसे वायुयान। क्लियर? गाड़ी को संस्कृत में यान कहते हैं। यान तत्सम शब्द है, गाड़ी उसका तद्भव है। रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्री संस्कृत का शब्द है। क्यों? क्योंकि यात्री में संयुक्त व्यंजन लगा है। यान प्राचीन शब्द है, पुराना शब्द है, इसलिए संस्कृत का है। यात्री में संयुक्त व्यंजन लगा है, इसलिए तत्सम है, ये संस्कृत का है। रेल अंग्रेज लेके आए, अंग्रेजों ने बनाई, तो नाम भी अंग्रेजी में दिया। रेल शब्द अंग्रेजी का है और सवारी शब्द हिंदी का है। जिसको आप यात्री कह रहे हैं वो हिंदी में सवारी कहलाता है। रेल अंग्रेजी का शब्द है और डिब्बा हिंदी का शब्द है, क्योंकि तद्भव शब्द में, हिंदी के शब्दों में आपको बता चुके हैं कि जो द्वित व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो हिंदी के कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। रेल शब्द अंग्रेजी का है, नीर शब्द हिंदी का है, क्योंकि संस्कृत में केवल और केवल जल बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं। नीर, पानी, ये सारे के सारे शब्द हिंदी के। अम्बु, तोये और जल ये क्या है? संस्कृत के, अर्थात तत्सम शब्द। जांच जो शब्द है वो हिंदी का है। क्यों? क्योंकि अर्धचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो हिंदी के हैं। कर्ता शब्द संस्कृत का है। क्यों? क्योंकि जितने भी तैरने वाले, रह वाले शब्द होते हैं वो संस्कृत के तत्सम होते हैं। डाक शब्द उर्दू का है, क्योंकि डाक की जो व्यवस्था बनाई वो मुस्लिम शासन काल की देन है। घर जो शब्द है वो हिंदी का है, भवन बोलते हैं संस्कृत में। टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, टिकट शब्द अंग्रेजी का, और घर शब्द किसका है? हिंदी का है, अर्थात तद्भव है। अजायब शब्द उर्दू का है। क्यों? क्योंकि यहाँ जय के नीचे नुक्ता लगा है। और घर जो शब्द है वो हिंदी का है। ये सारे के सारे शब्द 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन रहे थे, इसी वजह से इनको हम संकर शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के होते हैं वो संकर कहलाते हैं, और जो वस्तु पदार्थ 2 अलग अलग जाति से मिलकर बनती है तो वो संकर जाति का कहलाते हैं। तो जो मिश्रित जाति से मिलकर बने होते हैं तो संकर कहलाते हैं।
और जब शब्द की बारी आएगी अलग अलग भाषाओं के तो संकर शब्द होंगे। तो संकर जाति के पशु पक्षी भी होते हैं, संकर जाति से वस्तु पदार्थ भी बनते हैं और संकर शब्द भी होते हैं। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। ये सारे के सारे शब्द हमारे संकर शब्द हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे शब्द संकर नहीं है, बल्कि ये सारे शब्द हमारे यौगिक शब्द हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, अगर वो एक ही भाषा के हैं। और दो अलग अलग भाषाओं के हैं तो संकर कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द में और संकर शब्द में आप यही गलती करते हो। दुनिया के दो शब्दों से मिलकर बना शब्द सारे संकर नहीं होते। जो उनमें दो अलग अलग भाषा होगी तो वो संकर होगा, ये ध्यान रखना है। तो पोस्ट जो शब्द है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये पोस्ट अंग्रेजी का शब्द है, ऑफिस भी अंग्रेजी का है। पोस्ट को पोस्ट लिखा जाएगा POST, और यहाँ ऑफिस को ऑफिस लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है? केवल अर्धचंद है। तो ये दोनों के दोनों, ये भी अंग्रेजी ये भी अंग्रेजी। रसोई हिंदी, घर भी हिंदी। चिड़िया हिंदी, घर भी हिंदी, क्योंकि चिड़िया में उत्तक्षेपित व्यंजन आया है। हिमालय हिम संस्कृत का, आल्य भी संस्कृत का। विद्या संस्कृत का, आल्य भी संस्कृत का। तो ये क्या है? ये तत्सम शब्द है दोनों के दोनों। ये कहेंगे कि यौगिक है क्योंकि दो शब्दों से। शयन संस्कृत का, यान भी संस्कृत का। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे क्या है? यौगिक। तो पोस्ट दोनों के दोनों अंग्रेजी के, दोनों के दोनों हिंदी के, दोनों के दोनों संस्कृत के। तो ये संकर नहीं कहलाएंगे क्योंकि तो एक ही भाषा के शब्द हैं। इनमें दोनों शब्द एक ही भाषा के, इसमें दोनों शब्द एक ही भाषा, इसमें दोनों शब्द एक ही भाषा, इसमें भी दोनों शब्द एक ही भाषा, इसमें भी दोनों शब्द एक ही भाषा के हैं। इसीलिए एक ही भाषा के अगर दोनों शब्द होंगे तो संकर नहीं होंगे, बल्कि वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। लेकिन जहां दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से कोई शब्द मिलकर बनेगा वो शब्द संकर शब्द कहलाएंगे। तो आपने शब्द का पहला भेद कंप्लीट किया, और वो पहला भेद क्या था प्यारे दोस्तों? वो पहला भेद था उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। और वो शब्द के भेद कितने हैं? 5। एक शब्द का भेद होता है हमारा तत्सम, दूसरा शब्द का भेद है हमारा तद्भव, तीसरा शब्द का भेद है हमारा देशी, और चौथा हमारा शब्द का भेद है विदेशी, और पांचवा भेद है संकर शब्द। पांचवा भेद क्या है? संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर, ये 5 भेद किसके हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है। ये वाला सेक्शन, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और ये था शब्द का पहला भेद। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, शब्द के 4 भेद होते हैं। इन 4 भेदों में से पहला भेद कर लिया है आपने कंप्लीट। दूसरा जो भेद होता है वो होता है रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और वो शब्द के भेद होते हैं 3। इनमें से एक भेद होता है रूढ़ शब्द, दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द, और तीसरा भेद होता है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 होते हैं रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पे शब्द के भेद। इनकी चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में। अब हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में आप में से बहुत सारे बच्चों को चुल है, ब्रेन की खुजली है, तो उस चुल को खत्म करेंगे। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते थे? बार बार जो कमेंट करके आप परेशान थे, अब आपकी हर बात का जवाब देंगे। अब तक 3-4 कमेंट आए निकल के, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे थे, लेकिन आप में से एक यादव जी हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी नई बुक कब आएगी? नई बुक 2022 में आएगी, ठीक है, लेकिन 2022 के वो दिसंबर के महीने में कब आएगी अभी मैं भी नहीं कह सकता। इसके बाद एक कमेंट को आपको मैक्सिमम 3 बार ही करना है। 3 से ज़्यादा बार किया गया कमेंट आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन गलत कराएगा, जो आप तुक्के से करके आओगे। सर मैंने लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मेरी सारी क्लास चलो, अच्छी बात है विकास, मेहनत करो आप, ठीक है। बाद में भी आप सुनोगे तो भी इतना ही मजा आएगा, इतनी समझ में आएगी चीज़ें। यूपी टीचर की वैकेंसी कब आएगी? यूपी टीचर की कोई वैकेंसी अभी नहीं आएगी। यूपी टेट का फॉर्म जरूर आएगा, वो भी जनवरी के आसपास। नवंबर दिसंबर में यूपी में टीचिंग के मामले में कुछ भी होने वाला नहीं है। सुपर टेट की जो वैकेंसी आनी है वो भी अगले 2023 के अंदर ही आएगी। सर आप महान हैं, थैंक यू मान लेते हैं शक्ति जी, ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ओके ठीक है, वेरी गुड। वीडियो री एग्जाम कंप्यूटर हो जाएगा सिलेबस में? ये कंप्लीट तो हो जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ कंप्लीट है, ठीक है, ओके ओके, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो भी पेपर अभी नहीं हो रहा है जी जी।
हाँ, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो उसी चीज को बार बार मत दोहराए। जो चीज एक बार आपने दिमाग में लॉजिकली सेव की है उसी को रखें। जब हमने टॉपिक शुरू किया था खुद बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं, जिसमें से हम शंकर को शब्द का भेद उत्पत्ति के आधार पर नहीं मानते हैं, लेकिन कई बार 4 और 5 दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 5 ही जो है राइट करके आना है। जी। हाँ, योर क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन में 5वीं पास हूँ। हाँ, 5वीं पास हूँ मैं, ठीक है। उसके बावजूद जो भी आपको समझा पा रहा हूँ, ये दूसरी तीसरी चौथी की जो बुक्स होती है उसमें से पढ़ के मैं आता हूँ और फिर आपको पढ़ा देता हूँ। क्या बात है, एक से एक महान आदमी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, स्टूडेंट लाइफ में केवल आपके दिमाग में इतने ही क्वेश्चन आने चाहिए, इतनी चीजें चलनी चाहिए जितनी भर्ती होने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। आप फिर कहते हो सर जी आप तो मजे लेते हो हमारे, ठीक है। एसएससी जीडी के एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। आज तक कोई भी बैच ऐसा नहीं लेके आते हैं कि ये बैच ही क्यों लेके आते अगर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये 4-5 क्वेश्चन जिस बच्चे के दिमाग में है तो इसका मतलब उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है, पढ़ाई के अलावा दाएं बाएं की चीजों पे फोकस है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीडीएफ कैसे, पीडीएफ आपको मिल चुकी है, जो नोट्स वाली कैटेगरी है वहां पे जाइए, नोट्स को दबाइए और उसके साथ साथ वो सारी की सारी पीडीएफ आप देखिए अपनी। हाँ, आप टॉपिक से फ्री होते चले जाइए धीरे धीरे। आपके एग्जाम से बहुत पहले, ये नहीं कि एग्जाम होने वाला है कल और आज सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपके एग्जाम से बहुत पहले सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। देखो हमारा हर एग्जाम पे हर स्टेट में जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जितने आ चुके हैं, जिसमें आप फॉर्म भर चुके हो और जिसमें आप आने वाले समय में भरेंगे, उन पर सब पे फोकस होता है और हम तो अपडेट होते हैं उन सब चीज़ों के मामले में। इसलिए वो टेंशन हमारी है कि वो सिलेबस हमें टाइम से पहले कैसे पूरा करना है। आपको जितना रोज सिखाया जाए आप उससे फ्री होने की आदत डालिए, ठीक। यूपी पुलिस की वैकेंसी 2023 में, ठीक है, 23 में आएगी। मैंने देखा नहीं सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपके, एक भी काम के नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाते समय मैं लेता ही नहीं, इनको पढ़ तो लेता हूँ मैं आपके कमेंट, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। उसका रीजन यही है क्योंकि इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, विवेक कह रहा है सर कौन आपकी एजुकेशन पूछ रहा है, वो मान मूर्ख विद्यार्थी है। नहीं, मूर्ख नहीं है भाई, वो मोटिवेशन लेना चाहता है। वो ये सोच रहा है कि ये आदमी छोटा सा दुबला पतला आदमी जब हिंदी पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता। एक मंशा तो ये है। दूसरी मंशा ये है कि सर जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो क्वालिफिकेशन मेरे पास भी है, इसलिए मैं भी सर के कद के बराबर हूँ। और तीसरा मोटिव ये है कि सर की क्वालिफिकेशन से उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी सर के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 3 मकसद होते हैं जब भी आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं। एक तो ये है कि हम उससे कितने पीछे हैं, दूसरा हम उसके जैसे हैं कि नहीं है, और तीसरा मकसद ये होता है कि हम उस आदमी को अपना रोल मॉडल मानते हैं इसलिए उसके जैसा बनना चाहते हैं। यही प्यारे दोस्तों 3 मकसद होते हैं किसी के बारे में भी जब भी पूछा जाए। क्योंकि देखो यहाँ हम नौकरी लेने के लिए आए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इस तरह की जो चीजें हैं आपको दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और कई बार मैंने कहा आपके, अभी मैंने कमेंट ले लिया ना, आप लोग कहते हो सर जी आप कमेंट नहीं लेते। अब देखो जितने भी कमेंट आए मैंने सारे पढ़ दिए आपके सामने, ठीक है। और वो क्या है, उसमें से ज्यादातर जो कमेंट है 80% उसमें मेरी बढ़ाई, जितने भी आप लोग कमेंट करते हो उसमें मेरी बढ़ाई होती है। स्टार्टिंग में जब आते हैं तो गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर, चरण स्पर्श, ये होते हैं।